हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बहुत कुछ लिखा है, पहले तो आप इसका मार लो स्क्रीनशॉट। बहुत काम की चीजें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और आप देख रहे हैं क्या, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया पेड कोर्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। ठीक है साहब, तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ में। सबसे पहले हम स्टैटिक्स को खत्म करेंगे, क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेंगे ताकि हमारा थोड़ा चीजें ना एकदम स्ट्रोंग होती है ना, मार्क्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी स्टैटिक्स है उसमें आपको एक ही टॉपिक दिया हुआ है, वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आपकी हेडिंग क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। क्या है ये सेंट्रल टेंडेंसी? सिंपल सी बात कहूं ना कि भाई इतनी सी है ये कहानी, खूब सारे आंकड़ों को एक आंकड़ों में निरूपित करना। मतलब खूब सारे आंकड़े हैं आपके पास, आप बस उसे एक आंकड़े में निरूपित कर दो, यही कला कहलाती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई मान लो क्लास है, ये क्लास अच्छी है या बुरी है, या मैं कहूं कि इस क्लास का परसेंटेज कितना रहता है। तो आप ये थोड़ी कहते हो कि सर 10%, ये 60% है, ये बच्चा 70% लाता है, ये 80% लाता है, ये 85 लाता है। आप कहते हो यार ऑन एवरेज, या फिर मैं कहूं कि सिंपल सी बात कि इस कक्षा का जो परसेंटेज रहता है वो 70% रहता है। तो 70% का मतलब ये थोड़ी कि सबके ही 70% है। इसका मतलब ये है कि अधिकतर जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, जो मेन है सेंटर, वो 70 के आसपास है ना। और हमने क्या किया, इसमें खूब सारे बच्चे थे ना, खूब सारे बच्चों को एक आंकड़े में बता दिए, खूब सारे परसेंटेज को एक परसेंटेज में बता दिया, डायरेक्ट कह दिया ये 70% वाली क्लास है ना। इस हिसाब से हम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी भी करते हैं, है ना। चलो, पर यहां पे एक वर्ड आया, वो वर्ड है आंकड़े। ये आंकड़े होते क्या हैं? क्या होता है ये डाटा, है ना। तो डाटा क्या होता है? बेसिकली डाटा की आपकी परिभाषा समझाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक निश्चित उद्देश्य से, बहुत महत्वपूर्ण है, निश्चित उद्देश्य, आपका एक एम होना चाहिए, है ना, से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहा जाता है। एक निश्चित उद्देश्य है आपका, उसके लिए आपने क्या कहा कि ना मुझे तथ्य निकालने, मुझे कोई अंक निकालने हैं, तो वो आंकड़े होंगे। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि यार मैं ये मेडिसिन तब दे सकता हूं कि इस बंदे को शुगर है, तो ये मेडिसिन मैं नहीं दे सकता, ये शुगर नहीं है तो ये मेडिसिन मैं दे दूंगा। तो वो क्या कहता है, जाओ साहब आप शुगर की जांच करा के आओ। तो उसका उद्देश्य मिल गया, उद्देश्य रहा कि भाई इसको शुगर है या नहीं है, ये उसका उद्देश्य हुआ। इसके लिए आप गए, डाटा आप लैब में गए, लैब वाले ने आपको चेक करके ये बता दी कि भाई इनकी शुगर इतनी है, 90, 120, जो भी शुगर है आपकी वो आपको बता दी गई। तो ये आंकड़ा मिल गया, ये डाटा है। 110, 120 यहां अंक है ना। तो ये अंक है, ये डाटा है, जिसमें निश्चित उद्देश्य क्या था, शुगर पता करना। ये सिंपल सा एग्जांपल है। बाकी आप देख सकते हो जनसंख्या होती है ना, क्लास के अंक हम करते हैं, डाटा निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? हमें एक निश्चित उद्देश्य, एक एक काम को पूरा करना होता है। आगे बात करते हैं। सिंपल सी एक और परिभाषा कभी कभी मिल जाती है एग्जाम में, सूचना देने के लिए एकत्रित की गई संख्याओं के संग्रह को आंकड़े कहते हैं। सूचना देनी हो हमें, सूचना जैसे जैसे आज हमें प्रकाशित करनी है कि भाई 2020 में इतने कोरोना वायरस हैं, है ना। कोरोना वायरस क्या, इतने कोरोना वायरस से पीड़ित जो हैं अपने मरीज हैं, तो अपन सूचना दे रहे हैं कि डेली जो ब्रीफिंग होती है ना, हमारे हेल्थ मिनिस्टर की जो ब्रीफिंग होती है वो क्या कहते हैं कि आज इतने केसेस आए, आज इतने केसेस आए। तो वो क्या है, सूचना देने के लिए एकत्रित की गई संख्याएं, एकत्रित करते हैं वो संख्याएं और वो हमें सूचना दे देते हैं, तो वो भी क्या है, आंकड़े हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों का प्रकार। सर आप इतना क्यों पढ़ा रहे हो आंकड़ों के बारे में? भाई यहां से एक क्वेश्चन आता है डेफिनेटली। तो आंकड़ों के प्रकार, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का क्या यूज है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंकड़ों का वर्गीकरण, फिर आंकड़ों का वो प्रस्तुतिकरण, बहुत सी चीजें हैं आंकड़ों से, यहां से क्वेश्चन आता है। बात करते हैं आंकड़ों के प्रकार। क्या होता है आंकड़ों के प्रकार? आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं साहब?
आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आंकड़े का प्रकार, वो है प्राथमिक, मौलिक, या फिर इंग्लिश में बोलूं प्राइमरी डाटा, है ना, प्राथमिक आंकड़े। दूसरे होते हैं द्वितीयक आंकड़े, या फिर मैं उनको कहता हूं गौण आंकड़े, है ना। गौण ध्यान रखना, काफी बार पूछ लिया गया है, हमारे माइंड में आता नहीं है। इंग्लिश में इसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये दिख रहा है ना चार्ट, इस चार्ट से आपको जाते जाते एक बार देख जाओगे ना तो ये क्वेश्चन पक्का यहां से मिल जाएगा। क्या है प्राथमिक आंकड़े, क्या है द्वितीयक आंकड़े। मान लो प्राथमिक आंकड़े की बात करता हूं, परिभाषा समझते हैं। जिन आंकड़ों को व्यक्ति या संस्था, जिन आंकड़ों को व्यक्ति या संस्था स्वयं या तो खुद या कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार संग्रहित करते हैं, उनको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। मतलब समझ में नहीं आया सर। भाई मान लो डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई अभी चेक करनी है आपकी, तो उसने कहा कि नए सिरे से आप जाको, आपने पहले जांच करा रखी है, उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अभी चेक करनी है क्योंकि ये दवाई बड़ी मतलब रिएक्शन कर सकती है आपको, तो जाओ आप अभी जाओ आप, है ना, लैब है हमारी, वहां पे एक कार्यकर्ता बैठा है, उससे आप चेक करा के ले आओ, डाटा जो है वो लेके आ जाओ शुगर का। तो वही काम है ना, जिन आंकड़ों को व्यक्ति या संस्था स्वयं या कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार एकत्रित करते हैं, उनको प्राथमिक आंकड़े करते हैं। जो पहली बार आए, जैसे जनगणना जब पहली बार आई थी, है ना, तो पहली बार में ऐसे नहीं, पहली बार 2011 की या 2000, फिर हम 2020 की बात करें या फिर इससे पहले की बात करें, तो जब वो फर्स्ट टाइम आई ना, जब घर घर जाके हमने निकाले, वो हमारे प्राथमिक आंकड़े हैं। अभी जैसे हम कोरोना वायरस से रिलेटेड मरीजों से हम ले रहे हैं, तो वो भी क्या है, डाटा है। देखो इसमें डाटा का एग्जांपल बताऊं आपको एक अच्छा सा। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो मरीज है उनका एग्जामिन कर रहे हैं। क्यों एग्जामिन करने के लिए डाटा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम इससे कुछ रिजल्ट निकाल सके, जिसके हिसाब से हम कोई वैक्सीन बना सकें। तो हमारा निश्चित उद्देश्य आ गया ना, है ना। और पहली बार कर रहे हैं तो ये प्राथमिक आंकड़े हैं, ठीक है। बात करते हैं द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं साहब। तो द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं, ये वे आंकड़े होते हैं जिनका पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था ने संकलन कर चुका है, मतलब किसी व्यक्ति और ने यूज किए हुए हैं, है ना। अब आप रीयूज कर सकते हो। जैसे मैं बात करूं, अब WHO ने मान लो कि खूब सारे आंकड़े निकाल दिए, पोलियो से रिलेटेड आंकड़े निकाल दिए। अब कोई संस्था आती है कि उसे दवाई बनानी है पोलियो से रिलेटेड, तो अब वो वापस थोड़ी आंकड़े निकालने फिरेंगी, वो कहेंगे यार WHO एक संस्थान है, अच्छी संस्थान है, उसने डाटा दिए हैं, वहां से निकाल लेते हैं। WHO ने अपने लिए निकाले थे और वो संस्था जो दूसरी संस्था है वो उसी को यूज कर रही है। तो वही द्वितीयक आंकड़े होते हैं। ये वे आंकड़े होते हैं जिनका पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलन किया जा चुका होता है। ये प्रकाशित व अप्रकाशित दोनों तरह के होते हैं। अब देखो द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित होंगे या अप्रकाशित होंगे, मतलब या तो आपको सबके लिए अवेलेबल होंगे, जैसे WHO के जो आंकड़े हैं वो प्रकाशित है, सबके लिए प्रकाशित है। अभी हम देख रहे हैं कि जो मरीज कितने कितने हैं कोरोना वायरस के, वो प्रकाशित है, आप कोई भी जाके वहां पे देख सकता है। अप्रकाशित कैसे होते हैं, अप्रकाशित अलग होते हैं। अप्रकाशित ऐसे होते हैं जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं बात करूं CBI की कुछ चीजें होती है, रो की कुछ चीजें होती है, जो केवल उन्हीं के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को ही पता होती है। काफी चीजें हैं जो आंकड़े केवल उन्हीं संस्था वालों को पता होता है, सबके लिए प्रकाशित नहीं है। या तो आपको वहां से जाके आपको मांगने होंगे डाटा, है ना, वहां से आपको लेके आना पड़ेगा, या फिर वहां के लोग ही उसे रखते हैं, सीक्रेसी रखते हैं, जो कि अप्रकाशित होते हैं। ठीक है सर, आई बात समझ में। आगे बात करते हैं, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, एकत्रित करने की विधियां। एकत्रित करने की विधियां क्या होती है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। कहां से आप लोगे यार आंकड़े, आंकड़े आपको चाहिए, आपको उद्देश्य समझ में आ गया। अब आपको आंकड़े चाहिए तो लोगे कहां से, वो समझो। प्राथमिक के लिए तो आपको क्या करना है भाई, नई तरह से इकट्ठे करने हैं। तो पहला क्या कर सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति के अन्वेषण से। प्रत्येक व्यक्ति, मान लो मुझे इस मोहल्ले का निकालना है, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति, मान लो मैं पार्षद हूं, ठीक है, मुझे वोट देखने की मेरे कितने आ सकते हैं, तो मैं प्रत्येक घर पे जाता हूं, उससे आप कितने कितने हैं, क्या है, क्या हालचाल है, कैसे हैं, देने के इच्छुक हो या नहीं हो, वो डाटा निकाल रहा हूं। तो वो प्रत्येक व्यक्ति के अन्वेषण से, है ना।
अनुसूचियां भरवा के जैसे है ना, अब पार्षद में बन गया ना, अब पार्षद बनने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार कौन माथापच्ची करेगा, दूसरे को भेज देते हैं। एक छोटा सा फॉर्म है साहब, घर जा जा के आपके पास बंदा आएगा कि इस फॉर्म में आप भर दो कि आपको क्या अच्छे लगते हैं, क्या गलत लगते हैं। आपको स्कूल्स में भी देखे होंगे कि कोई नया टीचर आता है तब कहते हैं ना, लास्ट में एक फॉर्म दे देते हैं कि भाई क्या पढ़ाने में कैसा है, एक डाटा दो, या फिर आपको रेटिंग देनी होती है ना, पढ़ाने में कैसा है, कॉन्सेप्ट कैसे हैं, बोलने में कैसा है। तो ये सब क्या है, हम अनुसूचियां भरवा रहे हैं। तो इसमें क्या है, व्यक्ति एक एक के पास जा रहा है, ठीक है। अगला है प्रश्नावलियां करा के। प्रश्नावलियां करा के क्या होता है, प्रश्नावलियां करा के जैसे मैं एग्जांपल लूंगा कि आप घर घर नहीं जा सकते, है ना। जैसे अपन कोरोना वायरस का ही लेते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मान लो कि अभी कैंप लगा है कहीं पे, तो कैंप लगा है तो हम जा रहे हैं, जिसको डाटा देना है तो हम जा रहे हैं, हम गए तो हमसे वो प्रश्नावलियां भरा रहे हैं, हमसे पूछ लेंगे कि भाई कोई सिम्टम विम्टम है या नहीं है, तो सिम्टम है तो आपकी जांच वांच कर देंगे, ठीक है। तो हम जा रहे हैं वहां पे, जो प्रश्नावलियां वो करा रहे हैं, वो जो भी डाटा मांगने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको दे रहे हैं। बट मान लो कि किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसकी फैमिली को चेक करने फिर डॉक्टर पहुंच जाते हैं, तो उसमें अनुसूचियां भरवा रहे हैं। मतलब हम जो जिसको डाटा चाहिए वो गया आपके पास और कहा साहब हाँ आपके घर में बताओ कौन कौन है साहब, ये। तो ये तरीका होता है। अनुसूचियों में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, प्रश्नावलियां में कम लग रहा है। पूरे मोहल्ले का पता कर लिया भाई एक साथ ही, है ना, एक कैंप में भी। अनुसूचियों में एक परिवार ही हो पाया, ठीक है। नाम याद रखने, बेसिकली आपसे नाम पूछ ले जाते हैं, आपके माइंड में ये नाम होने चाहिए। विशेषज्ञों के द्वारा भी हो जाते हैं, कभी कभी लिखा जाता है विशेषज्ञ, जो चीज का विशेषज्ञ है उसी हिसाब से। अब डॉक्टर को ही भेजेंगे, ऐसा तो नहीं है किसी लुहार को भेज देंगे जांच करने के लिए, जांच मांगने के लिए, तो वो डॉक्टर को विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। स्थानीय स्रोत या कार्यकर्ताओं द्वारा भी एकत्रित किए जाते हैं। कैसे, अब मान लो कि ना बड़ी संस्था है, बड़ी संस्था ने क्या कहा, वैक्सीन आ गई कोरोना वायरस की, तो वैक्सीन के लिए आपको क्या कहा गया कि भाई यहाँ के पार्षद को बांट दो ये वैक्सीन। ये पार्षद अपना पता कर लेगा किस किस के पास वैक्सीन पहुंची है या नहीं पहुंची है, क्योंकि वहां का पार्षद है तो वहां के बारे में अच्छी तरह से जानता है, लोग उससे जानते हैं, वो लोगों को जानता है। तो स्थानीय जो कार्यकर्ता या स्रोतों के द्वारा भी हम प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसमें कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, आपको कह देते हैं कि ये जो 3 होते हैं ना, ये आपके अप्रत्याशित रूप हैं। देखो प्रत्येक व्यक्ति के अन्वेषण में तो प्रत्याशित रूप है भाई, गए जिसको डाटा चाहिए, जैसे मुझे डाटा चाहिए तो मैं गया आपके पास, मैं गया, मैं आपके पास गया, मैं आपके पास गया। परंतु ये अनुसूचियां भरवा के, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, मैंने किसी कार्यकर्ता को भेज दिया, एक फॉर्म दे दिया, फिर फॉर्म मेरे पास आएगा, मैं उससे डाटा निकाल लूंगा। प्रश्नावलियां करा के, अगेन इसमें मैं खुद नहीं जा रहा, विशेषज्ञों द्वारा मैं खुद नहीं जा रहा, डॉक्टर ने किसी को आपके लैब में या किसी को भेज दिया, उससे भी काम हो जाता है विशेषज्ञों द्वारा। स्थानीय स्रोत व कार्यकर्ताओं द्वारा, ये सब अप्रत्याशित रूप है, इसमें संस्था व व्यक्ति पर्सनली नहीं जा रहा है, अप्रत्याशित रूप से या किसी को भेज के भी डाटा निकलवा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर द्वितीयक आंकड़े में कि साहब यहाँ पे तो हमने इकट्ठा तो करने नहीं है, हमें तो या तो प्रकाशित से उठा लेना है या फिर अप्रकाशित से उठा लेना है। अप्रकाशित से हम हर कोई उठा नहीं सकता, प्रकाशित कहां से हो सकते हैं, तो प्रकाशित कहां से हो सकते हैं भाई, अंतरराष्ट्रीय संस्थान जैसे WHO, वहां से हो सकता है। सरकारी संस्थान यानी भारतीय आयुष मंडल है, वहां से ले सकते हो। अर्ध सरकारी कुछ चीजें अर्ध सरकारी है, या फिर गैर सरकारी यानी कुछ प्राइवेट संस्थाएं होती है जो भी डाटा देती है, इकट्ठा करती है, वो करे हुए उनके अपने डाटा बनाए हुए, आपको जब चाहिए आप जाके वहां से ले सकते हो। पत्रिकाओं व अखबारों द्वारा भी हम प्रकाशित देख सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होंगे कि यहाँ का ठेका दिया गया तो वो प्रकाशित कर देते हैं सारी चीजें, है ना। मुद्रित लिपि द्वारा, कुछ नहीं है साहब, मुद्रित लिपि आपको नाम ध्यान में रखना है, ये कभी कभी क्या बहुत बार आ जाता है। मुद्रित लिपि द्वारा कौन से आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, तो मुद्रित लिपि द्वारा द्वितीयक आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। मुद्रित लिपि यानी प्रिंटेड फॉर्म, बेसिकली इसी का ही सेकंड फॉर्म है, मतलब दूसरा पर्यायवाची है। पत्रिकाओं अखबार है, प्रिंटेड जहां पे आपको मिल रहे हैं वो सब मुद्रित लिपि है। और दूसरा जो है स्रोत, मैंने आपको बता दिया, अप्रकाशित स्रोत, जो आप हर कोई नहीं ले सकता, हर किसी के लिए नहीं होती। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु भी आपको ध्यान में होने चाहिए। पहली बात करते हैं बहुत,
यहाँ पे बहुत क्या लगता है, समय लगता है, एक एक आदमी को पकड़ना है, मैन पावर लगेगा, सबको एक एक करके लेना है, खर्चा भी लगेगा, मैन पावर है तो खर्चा भी लगेगा। परंतु अधिक स्टिक होंगे, सटीक होंगे और विश्वसनीय होंगे। विश्वसनीय वाली कहानी थोड़ी सी डामाडोल है, परंतु यदि आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े में ज्यादा सटीक और या विश्वसनीय कौन से होते हैं, आपको आंसर प्राथमिक आंकड़े देने हैं, जब तक कोई और कंडीशन ना दे दे। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे समझाऊंगा। सटीक कैसे कि मान लो कि आपको आंकड़े चाहिए अभी के, है ना, और किसी ने आपको बाहर आपने देखे द्वितीयक आंकड़े वो 2015 के थे, तो 2015 से अब तक चेंजेस तो आ ही गए हैं ना, तो वो सटीक कौन से होंगे, 2015 वाले या 2020 वाले, तो आप कहोगे साहब 2020 वाले। ठीक है, विश्वसनीय कैसे भाई, अभी अभी एक व्यक्ति जाके पूछ रहा है, एकदम हम शुरुआत से कर रहे हैं, तो ज्यादा विश्वसनीय। यहां देखो कम खर्चा है, क्या है, प्रिंटेड लेके आ गए, बस काम ले लिया, यूज लो, है ना, कम समय की जरूरत ही नहीं है साहब, वो WHO वाले निकाल देना, प्रिंट काट देना, मेन पावर खुद ही जाके लिया है, मेन पावर कम है। ठीक है, कम सटीक है, पुराने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, इसलिए कम सटीक है। विश्वसनीय वाली कहानी ये है कि भाई विश्वसनीय है ना, कभी कभी तो ये भी हो जाते हैं, क्यों कि भाई WHO है तो बहुत बड़ी संस्था है, तो हम विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो किसी को आपने भेजा, पार्षद को कहा, पार्षद अपनी मस्ती में है, उसने किसी और को कहा, उसने किसी और को कहा, तो ऐसे घोटाले हो जाते हैं, तो कभी कभी अविश्वसनीय ये भी हो जाते हैं, परंतु कोई कंडीशन नहीं दी है, तब आप सीधा कहो कि प्राथमिक आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी भाषा वाली चीजें हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक बार फिर कह रहा हूं मैं आपको, आगे अब बात करेंगे हम आंकड़ों का वर्गीकरण, जो कि आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ, परंतु एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं वर्गीकरण आपको कराना चाहता हूं। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कर देना, और क्या करना है आपको, और इसके नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना होगा। 70 148 31 463 पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो आगे हम बात करेंगे आंकड़ों के वर्गीकरण का। तो ओके गाइज, अब स्टार्ट करते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। ऐसा कोई टॉपिक तो आपके नहीं दिया हुआ है, परंतु आपको पता होना चाहिए, छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है और समझ में आराम से आ जाएगा। वर्गीकरण का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ फ्रूट्स फल। अब फल बहुत सारी चीजें होती है, मैं फलों को फिर वर्गीकृत कर देता हूँ कि ये एप्पल टाइप है, एप्पल है, ये बनाना है ना, या फिर ऐसे भी वर्गीकरण कर सकता हूं कि विटामिन ए वाले फल ये हैं, विटामिन बी वाले ये हैं, सी वाले ये हैं। तो वैसे ही आंकड़ों का वर्गीकरण 4 तरीके से होता है। पहला है जियोग्राफिकल, दूसरा है क्रोनोलॉजिकल, तीसरा है क्वालिटेटिव और चौथा है क्वांटिटेटिव। मीन्स क्या है, पहला है स्थानात्मक, समझो इसे, क्या जब हमने आंकड़े लिए और हमारा फोकस कहाँ पे है, स्थान पे है। जैसे मान लो कि अलग अलग देशों के हम अभी आंकड़ा निकाल रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, कि भाई इसमें ज़्यादा फैलाव है, इसमें कम फैलाव है, तो ये किस तरह का आंकड़ा है, ये जियोग्राफिकल। इसके इंग्लिश टर्म्स याद रखना, इंग्लिश टर्म्स में ही पूछेगा आपको, और आपका पेपर बाइलिंगुअल होता है, तो कभी डाउट हो तो आपको इंग्लिश पढ़ सकते हो और वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। स्थानात्मक बोलते हैं, कोई स्थानीय तक भी बोल देते हैं, तो जियोग्राफिकल बेस्ट है, इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो स्थान पे फोकस रख रहे हैं, देश हो गया, या फिर देश के अंदर हम बात करें तो राज्यों को लेते हुए करें कि इसमें साक्षरता ज़्यादा है, इसमें कम है, तो ये क्या तरीका है, स्थानात्मक या जियोग्राफिकल डाटा। आगे बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल का मतलब है समयात्मक, यानी आप कौन से समय पे ले रहे हो। भाई अब मैंने कोई डाटा लिया, एक 1998 में लिया, उसी को फिर 1999 में लिया, फिर मैंने 2000 में लिया और कंपेयर किया मैंने कि भाई साहब इसमें ज़्यादा मेरी बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही है, इनकम कम हो रही है या नहीं हो रही है। वो क्या तरीका है, क्रोनोलॉजिकल डाटा है। किस समय या कितने समय, कभी कभी हम क्या लेते हैं, कितने समय के लिए, टाइम इंटरवल के लिए लेते हैं। जैसे 5 वर्षीय योजनाएं होती है तो उसमें टाइम इंटरवल आपका जुड़ा होता है, तो साल दिन सप्ताह के हिसाब से होते हैं। अगली बात करते हैं क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक ऐसी चीजें होती है जिनको आप माप नहीं सकते। जैसे मैं अब आपको कहूं इस क्लास की उम्र क्या है,
तो आप कह दोगे भाई इस क्लास में ऐसे ऐसे उम्र के ये बच्चे हैं, आप उनको नाप सकते हो, उनको मेजर कर सकते हो। परंतु मैं कहूँ ये क्लास कितनी ईमानदार है, तो ईमानदार को आप नाप नहीं सकते। तो इस तरह के डाटा जहां पे आपको मतलब जिनको नापा नहीं जाएगा, मतलब उनके आगे अंक नहीं लिखे हुए होंगे, ये कह देंगे कि ये जो डिपार्टमेंट है ये ज़्यादा ईमानदार है, ये डिपार्टमेंट कम ईमानदार है, ये देश में ज़्यादा डेमोक्रेसी है, इसमें कम डेमोक्रेसी है, तो इसको हम नाप नहीं सकते। वो गुणात्मक या वर्णात्मक भी आंकड़े कहलाते हैं। और जिनको नाप सकते हैं, आपका लास्ट है क्वांटिलेटिव, यानी संख्यात्मक या अंकात्मक, जिसे आप माप सकते हैं। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, उम्र, अंक, ऊंचाई, जिसको भी नाप सकते हैं वो सारे होते हैं। साहब ये आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं, इसका कोई फायदा है? बहुत फायदा है। आंकड़ों का वर्गीकरण किया हुआ होता है तो जो आप सारणी बना रहे हो या जो भी डाटा अपने पास रख रहे हो वो सरल व संक्षिप्त रूप का होगा। आपको स्थान का चाहिए, मान लो आपको बीकानेर का चाहिए, तो पूरे देश का निकाल के करना क्या है, आप तो उसमें से बीकानेर वाला अलग करो, उसका अलग बना लो, तो ये आपका सरल व संक्षिप्त रूप बना देता है वर्गीकरण, है ना। देखो ऐसा नहीं कि केवल एक तरह का आंकड़ा होगा। आप ये समझें कि है ना, आंकड़ों को अलग अलग वर्गों में बांटना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं कि मैंने पंचवर्षीय योजना ली, ठीक है साहब, पंचवर्षीय योजना ली, तो सर आप कहोगे समयात्मक क्रोनोलॉजिकल डाटा है, परंतु पंचवर्षीय योजना में मैंने अलग अलग राज्यों को बांट दिया, तो वो कौन सा हो गया, स्थानात्मक। तो आप क्यों उस टाइम कौन सा फोकस कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। अब मान लो मुझे ना राजस्थान का निकालना है और पंचवर्षीय योजना है, तो वो पंचवर्षीय योजना है तो समयात्मक भी हो गया, 5 साल का डाटा हो गया, और स्थानात्मक भी हो गया क्योंकि इसमें राज्य है। तो आपने अपना अलग कर लिया, राज्य का अलग डाटा निकाल लिया, तो आप जब कभी इसको एग्जामिन करोगे तो वो सरल और संक्षिप्त रूप में आपको मिल जाएगा। समानता असमानता को प्रकट करना, अब अलग अलग राज्यों के बना लिए तो आप बता सकते हो यार ये राज्य समान है, इस राज्य में असमानता है, ये कुछ ज्यादा आगे जा रहा है, ये कुछ कम पीछे है, तो वो आप निकाल सकते हो। तथ्यों की तुलना में सहायक है, तुलना है, असमानता तुलना ये की बात है, आप तुलना कर पाओगे। सारणियन का आधार प्रस्तुत करना, अब सारणियन क्या होता है, आप बेसिकली ये समझ ले, सारणी जो बनाते हैं अपन डाटा को ऐसे करके, सारणी आपने देखी होगी, उसका आधार क्या है, उसमें आधार क्या लिया आपने कि अंक लिया है, मान लो अंक, इस क्लास के अंक को लिया है, तो आपने आधार क्या कर दिया, संख्यात्मक डाटा ले लिया, है ना। आपने ईमानदारी इनको लिया है तो आपने गुणात्मक डाटा ले लिया, तो आपको एक आधार प्रस्तुत कर पाते हो आप वर्गीकरण करके। और आंकड़ों को आकर्षक व प्रभावी करना, अलग अलग राज्यों के अलग अलग दिख रहे होते हैं, आपने देखे होंगे ना, पाई चार्ट में ऐसे बने होते हैं, ये इस राज्य का, ये इस राज्य का, ये इस राज्य का, कलरफुल हो तो कितने प्यारे लगते हैं। तो वर्गीकरण आंकड़ों का आकर्षक व प्रभावीकरण भी करता है। छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगा। अब बात करते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये था वर्गीकरण। आज बात आगे करते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा तेज जरूर चल रहा हूं क्योंकि हमें अब कोर्स करना है, 20 डेज के अंदर कोर्स करना है, छोड़ना मुझे कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ बता देना है ताकि आप एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। तो चीजें मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं, टेंशन मत लो, थोड़ा सा फास्ट हूं परंतु चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो चलते हैं आगे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में। ओके गाइज, अब बात करते हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे बात करते हैं। देखो अभी तक हमने आंकड़े देख लिए किस टाइप के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। आगे हमारे पास खूब सारे आंकड़ा आगे, फिर हमने उसका वर्गीकरण भी कर लिया कि भाई ये संख्यात्मक है या फिर ये समयात्मक है ना, क्रोनोलॉजिकल है या फिर अपना जियोग्राफिकल डाटा है, कर लिया, सबको अलग अलग डाटा कर लिया। परंतु डाटा अलग करने के बाद उनको प्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, किसी पेपर में या कुछ कहीं पे भी प्रेजेंट तो करोगे। तो प्रेजेंट करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं, टेक्सुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक। शाब्दिक, सारणिक और चित्रमय। क्या होते हैं सर ये? शाब्दिक का मतलब क्या है, क्या मतलब है सारणिक का, क्या है चित्रमय का, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, आपके कोर्स में दिया हुआ है डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, है ना, ये आपका टॉपिक ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो सिंपल सा है, शाब्दिक, शाब्दिक मतलब शब्दों में लिखा हुआ है, सीधा सीधा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें, जैसे ना कोई व्यक्ति इतना खाता है
कोई व्यक्ति इतना कैलोरी कंज्यूम करता है, या फिर हमने किसी स्कूल में बना लिया कि भाई राम सेव पसंद करता है, राधा सेव पसंद नहीं करती, राकेश केला पसंद करता है ना। तो इस तरह की चीज़ें हमने लाइनों में बना बना के लिख दिए। जनरली क्या होती है, वो होती है शाब्दिक प्रेजेंटेशन होता है वो, ठीक है। जैसे आंकड़ों को पैराग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना, पैराग्राफ बना बना के हमने प्रदर्शित कर दिया है लाइंस लिख के। जनरली हेल्थ रिपोर्ट्स होती है, हेल्थ रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी ना, इस तरह लाइनें, कुछ लाइनें लिखी होती है जो डॉक्टर को ही समझ में आती है ना, कि भाई ये वायरस ऐसा है, ये ऐसा है, ये पाया गया है, ऐसा वैसा जो भी है, तो वो एक पेपर में लिखा होता है, पैराग्राफ में, वो समझ जाता है डॉक्टर, ठीक है। ये इतना काम का नहीं है, पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है, आगे इसको फर्दर नहीं पढ़ेंगे। यही था, इतना ही था इसमें ना। टेबुलर, टेबुलर यानी सारणिक रूप में। आपने देखे होंगे ना, आपने क्लास 9 10th में आपने देखे होंगे, वो माध्य माध्यिका निकालते थे तो सारणी बना देते थे ना, तो वो सारणी के रूप में कुछ इस तरह की कहानी होती है सारणी की, कि भाई मैंने लिख दिया यहाँ पे, मान लो मैंने नेम लिख दिया, ठीक है ना, नेम लिख लिया, यहाँ पे जो भी नेम आएंगे वो नेम लिख दिए। यहाँ मैंने लिख दिया पहले पास एज लिख दिया, उम्र लिख दी, फिर मार्क्स लिख दिए, फिर मैंने एक और डाटा ले लिया, मतलब उसके मान लो कि मार्क्स के बाद मैंने ज्वाइनिंग, किस साल इन्होंने ज्वाइनिंग की थी स्कूल में। अब यहाँ पे वो जो भी डाटा है वो मैं लिखता जाऊंगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, दिस इज सारणिक फॉर्म, है ना। तो सारणी फॉर्म, आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रदर्शित करना। डायग्रामेटिकली, चित्रमय रूप, यानी विभिन्न डाटों को आंकड़ों को है ना चित्र के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे आपने सुना होगा पाई डायग्राम, इस तरह का पाई डायग्राम आपने सुना होगा, है ना। बार डायग्राम, इस तरह के डायग्राम आपने देखे होंगे, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, सारणिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होते हैं। इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार एक क्वेश्चन आया है आरपीएससी में, बहुत बच्चों का गलत हुआ है, परंतु आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पहले से बता देंगे इस तरह क्वेश्चन। तो ठीक है, तो अच्छे से मैं बताऊंगा। अभी बात करते हैं इसकी, और इन दोनों में एक चीज़ बढ़िया ये है कि भाई हम ज़्यादा आंकड़ों को कम स्थान पे प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो पूरी पूरी लाइनें लिखनी पड़ेंगी कि भाई राम की एज ये है, राम के मार्क्स ये है, राम ने इस साल ज्वाइन किया। यहाँ पे सीधा सा एक लाइन में ही काम खत्म हो गया, एक लाइन सारणी की एक कॉलम में ही काम खत्म हो गया। तो हम कम स्थान में ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें तो और भी आसान हो जाता है, इस तरह डाटा शो कर देते हैं, परंतु गुणवत्ता कम नहीं होती। ध्यान रखना, गुणवत्ता वही है, यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है, वहां पे भी यही चीज है, परंतु यहाँ यूज अच्छा होता है, इसलिए इन दोनों का यूज ज्यादा किया जाता है। अब बात करते हैं सारणिक रूप का। सारणिक रूप में आपके इतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक सारणी की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि सारणी में नामकरण क्या होता है। बस ये पता होगा ना तो आपकी एग्जाम में आ जाएगा ना, तो आप आराम से बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए अनुशीर्षक क्या होता है, कॉलम क्या होते हैं, रोज में क्या लिखा जाता है, हेडिंग क्या होती है, शीर्षक जो हेडिंग शीर्षक क्या होता है, फुटर क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको मैं अभी बताता हूँ। सारणी का नामकरण करने वाले हैं बेसिकली, तो पूरा फोकस यही रखना। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। तो ओके गाइस, अब पढ़ते हैं सारणी के बारे में। थोड़ा सा चीजें पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो हम बात करेंगे। देखो सारणी कैसे होती है साहब, ऐसे बनी हुई होती है सारणी, है ना। सारणी ऐसी बनी हुई होती है, कुछ उसमें क्या होते हैं, खाने होते हैं, और कुछ उसमें पंक्तियां होती है, ठीक है। ऊपर भी कुछ लिखा होता है, नीचे भी कुछ लिखा होता है। बस यही आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या लिखा होता है, नीचे क्या लिखा होता है, वही आपका नामकरण होगा, ठीक है साहब। तो पहले आप ध्यान रखें कि ऊपर ही ऊपर साइड में क्या लिखा जाता है, टेबल नंबर। कभी सारणी को टेबल भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो सारणी संख्या लिखी होंगी, आपने अपनी बुक्स में भी देखी होंगी, सारणी नंबर, सारणी संख्या 1.1, 1.2, तो सारणी संख्या लिखी होती है। मध्य में उसका क्या लिखा होगा, शीर्षक यानी टाइटल लिखा हुआ होगा, जिससे भी रिलेटेड टाइटल है उससे रिलेटेड। कभी कभी उस शीर्षक के नीचे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे मान लो कि कोई डाटा है पर्टिकुलर, किसी शहर का डाटा है, किसी शहर की उम्र का डाटा है, पर तो ब्रैकेट में यहां लिख दिया केवल महिलाओं व पुरुषों के लिए, मतलब बच्चों को हम इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये ब्रैकेट में लिख दिया, वो हेड नोट हो जाए, ठीक है। और साइड में लिखा होता है यूओएम मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन इकाई। इसका क्या मतलब है सर, बहुत सिंपल मतलब है। आपको पता है कभी कभी डाटा क्या होते हैं, करोड़ में होते हैं। जैसे मैं 5 करोड़ 7 करोड़, तो 5 करोड़ लिखना
स्पेस घेरेगा, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा कि 1 = 1 करोड़। तो यहाँ 5 करोड़ लिखना होगा तो केवल मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। ठीक है, ये फायदा हो जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। ये सब चीजें आपको ऊपर लिखनी है। नीचे क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे फुटनोट या टिप्पणी जिसे कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सारणी के नीचे यूं स्टार सा बना हुआ होता है और उस स्टार को हम नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई इस स्टार का मतलब ये है। ठीक है, और लिखा होता है सोर्स, है ना। तो ऐसे लिखा होगा कई सारणियों में कि भाई दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित या WHO द्वारा प्रकाशित, विश्व संस्थान है जो उनके द्वारा प्रकाशित, तो वो सोर्स भी लिखा होता है। डेट का कुछ फिक्स नहीं है, डेट यहां भी लिख देते हैं, यहां भी लिख देते हैं, कोई वो नहीं है, डेट का कोई फिक्स नहीं है, लिखी जाती है डेट जनरली, तो डेट कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन जो है ना वो इन दो से क्वेश्चन पूछेगा। ये दो बड़े महत्वपूर्ण हैं कि स्टब्स एंड कैप्शन। स्टब्स एंड कैप्शन हिंदी में नहीं देगा, वो पंक्ति के अनुशीर्षक, खानों के अनुशीर्षक तो समझ जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कैप्शन कहां लिखे जाते हैं, वर्टिकली यानी खानों में, या पंक्तियों में, या फिर हॉरिजेंटली। तो आपको ध्यान रखना है सी से क्या होता है, कॉलम होता है, तो सी से ही क्या होता है, कैप्शन होता है। सी से कॉलम होता है, सी से कैप्शन होता है। तो कॉलम्स के जो हेड होते हैं, है ना, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, ए राधा सादा सादा जो भी नाम है, और यहाँ उम्र, अंक, ज्वाइनिंग, तो ये जो उम्र, अंक, ज्वाइनिंग है ये इसके कैप्शन हैं। तो कैप्शन को कॉलम्स में लिखा जाता है, सी से कॉलम, सी से कैप्शन, सी से कॉलम, सी से कैप्शन। ठीक है, और स्टब्स आपको साइड में लिखेंगे, एस से साइड और एस से स्टब्स, या फिर PQR, आर से रो, आर के बाद क्या आता है, एस, आर के बाद क्या आता है, एस, यानी आर में, रो में क्या लिखेंगे, स्टब्स लिखेंगे। पंक्तियों में स्टब्स लिखे जाते हैं। पंक्तियों के हेडिंग क्या कहलाते हैं, स्टब्स कहलाते हैं। कॉलम्स के हेडिंग्स क्या कहलाते हैं, कैप्शन कहलाते हैं। खानों के जो हेडिंग है उनको क्या कहा जाता है, कैप्शन कहा जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब मैं कुछ बातें और बताता हूं सारणी के बारे में। जैसे एक तो होती है आप सारणी के बनाने के तरीके, तो ध्यान से सुन लो, कोई लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सारणी बनाने के तरीके कितने होते हैं, सारणी बनाने के तरीके सिंपल है। एक तो हाथ से जो डाटा है उसको बैठ के हाथ से लिख रहे हो, एक तरीका। दूसरा यांत्रिक तरीके, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आप डाटा डाल दोगे, वो अपना आप बना के आपको प्रिंट दे देगा, यानी आपको प्रारूप बना के दे देगा, वो होता है यांत्रिक रूप से। तो यानी एक हाथ से, एक यांत्रिक रूप से। दूसरा वर्गीकरण सारणी का क्या होता है, एक गुणी, दो गुणी, या द्विगुणी, त्रिगुणी, चार गुणी, बहुगुणी। त्रिगुणी के बाद बहुगुणी मतलब क्या है, जब मैं केवल एक ही गुण को ले रहा हूं, यहां नाम लिखे, मैं केवल उम्र को देख रहा हूं तो वो एक गुणी होगी। उम्र के साथ मार्क्स को भी देख रहा हूं, द्विगुणी होगी। उम्र, मार्क्स और जेंडर को देख रहा हूं तो वो क्या होगी, त्रिगुणी होगी। और इससे ज्यादा देख रहा हूं तो वो बहुगुणी होगी। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गुणी वाली को सरल सारणी कहा जाता है, लिख लो इसको। एक गुणी वाले को सरल सारणी कहा जाता है, द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी वालों को जटिल सारणी कहा जाता है। इसके अलावा सारणी के बारे में कुछ बताऊं आपको, तो सारणी एक तो मौलिक या प्राथमिक होती है और एक व्युत्पन्न होती है। समझना इसका मतलब, मौलिक सारणी का मतलब क्या है, जो डाटा है ना वो लिख दिया। चलो मैं डाटा में एक चीज और बता देता हूं, ये बॉडी बताना आपको भूल गया था, मुख्य भाग। बॉडी वो पार्ट है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, जहां पे आप डाटा लिखोगे वो सारणी की बॉडी होती है। जहां डाटा लिखोगे, ना अनुशीर्षक लेना है या ना ये अनुशीर्षक लेने हैं, जो बच्चा जहां पे एक्चुअल डाटा लिखा जाएगा वो बॉडी होगी किसकी, सारणी की। तो हम बात कर रहे थे प्राथमिक सारणी क्या होती है साहब, और व्युत्पन्न सारणी क्या होती है। तो प्राथमिक सारणी सिंपल है, जो डाटा है वो लिख दिया, बात खत्म, वो प्राथमिक सारणी है, मौलिक सारणी है। व्युत्पन्न सारणी मतलब जब उस सारणी में आप क्या निकालें, माध्य निकालें, माध्यिका निकालें, या फिर उसका परसेंटेज निकालें, जो अलग अलग व्युत्पन्न हम कुछ और चीजें निकाल के लिख दें तो वो व्युत्पन्न सारणी होती है। तो ये कहानी थी सारणी के बारे में। मैंने थोड़ा तेज जरूर पढ़ाया है परंतु आपको सब कुछ बताया है। छोटी छोटी थ्योरी की बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, बाकी रिवाइज क्वेश्चन करेंगे तब हो जाएंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे जल्द ही। साथ में कल अब पढ़ेंगे हम चित्र में प्रदर्शन, यानी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही थोड़ा बड़ा पार्ट है परंतु महत्वपूर्ण है, तो उसको हम करते हैं कल। आज के लिए इतना ही।
क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कर देना लाइक, नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर देना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।